मैं कमिंग सर। आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए यशवंत। सहज महसूस कर रहे हैं? जी सर। ठीक है। यशवंत, आपने ध्यान दिया होगा कि कोविड बीमारी के संबंध में जो सावधानियां बरतनी चाहिए उसमें एक है कि दूरी, सोशल डिस्टेंस रखना है। इसलिए आपकी कुर्सी पर्याप्त दूर रखी गई है और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम सब मास्क पहन रहे हैं, लेकिन बातचीत करने में चश्मा पहनने वालों में फॉगिंग की समस्या है या असहज होता है, तो मैंने मास्क हटा लिया है। चाहे तो आप भी मास्क हटा सकते हैं क्योंकि दूरी पर्याप्त सुरक्षित है। थैंक यू सर। हटाना चाहते हैं? जी सर। हटा लीजिए। कोविड संबंधी कोई लक्षण तो नहीं है आप में? नहीं सर। अपनी जाति या संप्रदाय का संकेत किए बिना अपना परिचय दीजिए संक्षिप्त। मेरा प्रारंभिक पढ़ाई गांव से हुआ है और मैंने अपना हाई स्कूल और इंटर अपने जिला मुख्यालय से किया है। उसके बाद मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है, जिसमें मेरा विषय इतिहास, दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र था। अच्छा। और मैंने इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इतिहास में, और मेरा ऑप्शनल विषय दर्शन शास्त्र है। अच्छा, कब किया आपने ग्रेजुएशन? सर 2007 में। और पीजी कब किया? 2013 में। इतना लंबा गैप क्यों है? सर इस दौरान मैंने तैयारी कर रहा था, उसी बीच मैंने ओपन से पीजी भी कर लिया सर। फिर भी तो 5-6 साल क्यों लग गए पीजी करने में? सर मैंने लेट एडमिशन लिया था सर। कब एडमिशन लिया था? सर 2011 में। अच्छा, तो 2 साल में पूरा हो गया। जी सर। तो 7 से 11 तक क्यों बीच में नहीं एडमिशन लिया? सर 7 में बीए से पास कर गए। सर उस बीच मैंने तैयारी किया, और सर उस बीच मैं अपने जिला मुख्यालय, तो वहाँ पे कोई पीजी कॉलेज नहीं है सर। अच्छा। और मैं वहीं से तैयारी करता था, तो उसी कारण सर। ओके। आपने 12th और ग्रेजुएशन के बीच में भी 1 साल बर्बाद किया है, क्या किया? सर उस बीच में मैंने सर कुछ दिन के लिए सर बाहर चला गया था सर। बाहर मतलब विदेश चले गए थे? नहीं सर, मैंने काम करने के अपने गांव के दोस्तों के साथ मैंने सर मुंबई गया था कुछ दिन के लिए सर। अच्छा, तो मुंबई में आपने कौन सा काम ढूंढा? किस काम की तलाश में गए थे? मैंने तो गया था सर काम के तलाश में सर। वहाँ पे मेरे गांव के लोग एक फैक्ट्री में काम करते थे सर, वहीं पे मैंने कुछ दिन काम किया, फिर मैंने लौट के चला आया था। अच्छा, तो कौन सी, क्या फैक्ट्री का काम क्या होता था? सर मैं हाई स्कूल में मेरा थोड़ा अच्छा मार्क्स था, मुझे सर वो लेबर जो आते थे उनको उनके दिनचर्या और उनके बारे में जो लिखना था उसमें ही कुछ दिन मुझे करने को दिया गया था सर। उस फैक्ट्री में बनाया क्या जाता था? सर बिस्कुट बनाए जाते थे। बिस्किट बनता था। कौन सी कंपनी थी? सर कोई लोकल कंपनी से नाम नहीं। अच्छा, कोई उसका खास नाम नहीं था। जी सर। अच्छा, तो ये जो विनिर्माण उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें बिस्किट बनाना भी आता है, इसकी क्या दशा है देश में और बिहार में क्या दशा है? सर जो बिस्कुट फैक्ट्री है सर, सर इसके लिए सिर्फ बिस्किट फैक्ट्री नहीं, संपूर्ण विनिर्माण उद्योग, संपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग को हिंदी में विनिर्माण उद्योग कहते हैं ना। तो जो पूरा का पूरा विनिर्माण उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है पूरे देश में, उसकी क्या स्थिति है और बिहार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्या स्थिति है? अगर विनिर्माण उद्योग को देखा जाए भारत में सर, उसकी स्थिति और सेक्टर की अपेक्षा कुछ कमज़ोर है, जिसमें सरकार प्रयास कर रही है। क्योंकि उसके लिए सर 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। कच्चे माल की, जो तो हमारे पास है, लेकिन सर निवेश की अभी समस्या है, और दूसरा है कि सर तकनीकी की भी एक समस्या है। और सर बिहार में सर बड़े स्तर पे तो विनिर्माण उद्योग नहीं, लेकिन छोटे जैसे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग की शुरुआत हुई है, और है भी थोड़ी बहुत, लेकिन सर बड़े स्तर पर वहाँ पे विनिर्माण उद्योग की अभी वहाँ बिहार में उद्योग के मार्गदर्शन के लिए कौन सी नीति है और वो नीति कब बनी? बिहार विनिवेश नीति 2016 है। विनिवेश नीति या निवेश नीति? सॉरी सर, निवेश नीति। अच्छा। सर और बिहार कौशल नीति सर 2017 है सर, निवेश। अच्छा, विनिवेश और निवेश दोनों में क्या फ़र्क होता है? सर विनिवेश जो सरकारी उपकरण है, जब उसके शेयर बेचे जाता है उसको विनिवेश कहते हैं। ठीक है। और सर निवेश होता है कि जब कोई कंपनी बाहरी या देसी या कोई लोग अब एक नई उद्योग की शुरुआत करते हैं, तो उसको निवेश बोलते हैं सर। अच्छा, बिहार में क्या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आ रहा है, FDI? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं सर। कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, क्या बिहार में कोई विशेष आर्थिक क्षेत्र है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन? नहीं सर, नहीं है। अच्छा, कृषि निर्यात क्षेत्र है, एग्री एक्सपोर्ट जोन? सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं है, शायद नहीं है सर। अच्छा, कोई बिहार में ड्राई पोर्ट है? और ड्राई पोर्ट आप जानते तो होंगे क्या होता है? जी सर। क्या होता है ड्राई पोर्ट? सर सूखा फल को बोलते हैं। सूखा फल जी। ड्राई फ्रूट नहीं कह रहा हूँ मैं, ड्राई पोर्ट, बंदरगाह। सर अभी बिहटा में बन रहा है सर। बन रहा है। ठीक है यशवंत।
आपने शिक्षा शास्त्र रखा था ग्रेजुएशन में, आप रखे हुए थे, है ना? तो टीचिंग करियर की तरफ क्यों नहीं बढ़े आप? सर बड़े आप सहज लगते हैं, धैर्य से बोल रहे हैं, अच्छे टीचर भी हो सकते थे। जी सर, एक विकल्प तो सर वो भी था, लेकिन सर मैंने शुरू से ही सर सिविल की और कंपटीशन की तैयारी की, तो सर मैंने उधर बहुत ध्यान नहीं दे पाया सर। अच्छा, एक शिक्षक में क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा सके? आप पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में? जी सर। एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़े होंगे? जी सर। सबसे पहले उनमें मतलब सहजता होनी चाहिए, जिससे वो छात्र से मतलब जल्द से कम्युनिकेट कर पाए। दूसरा सर उनमें जो समझाने की या जो भी क्षमता हो वो व्यवहारिक हो, जो जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ के आसपास के वातावरण से अगर उदाहरण ली जाए तो बच्चों को जल्दी समझ में आती है। तो इसलिए सर अनुशासन हो। अच्छी बात है। आपने एजुकेशनल साइकोलॉजी में रोरसा इंक मार्क टेस्ट पढ़ा होगा? सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, छोड़िए। फिलॉसफी भी आपका ऑप्शनल है? जी सर। तो कांट के द्वारा मोरल लिबर्टी के बारे में क्या विचार बताए गए? सर रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं। और वेस्टर्न थिंकर आपको कौन से अच्छे लगते हैं? सर जीन पॉल सार्त्र अच्छे लगते हैं। अच्छा, क्या खूबी है उनमें? सर उन्होंने जैसे जो परिस्थिति जो हमारे समक्ष परिस्थितियाँ होती है, उसमें एक जो निर्णय हम जब भी लेते हैं तो उसमें एक द्वंद्व होती है, उनके बारे में उन्होंने एक बहुत अच्छी व्याख्या किया जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है, अच्छी बात है। प्लेटो पढ़े होंगे आप? जी सर। प्लेटो ने कितने प्रकार के वर्चू बताए हैं? सद्गुण के बारे में जो बातें बताई हैं, कितने तरह की? सॉरी सर नहीं। चलिए, तो फिलॉसफी क्या होता है? जब हम किसी तत्व के बीच अंतिम चिंतन करते हैं या एक चिंतन की प्रक्रिया, दर्शन शास्त्र। आपका क्या फिलॉसफी है? सर सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन आप जीने के लिए क्या क्या करेंगे? आपके एक्शन में क्या आएगा? ह्यूमन एक्शन जो होगा प्रशासन में, वो क्या होंगे? प्रायोरिटी से बताइए। सर सार्थक तो जहाँ पे मैं एक प्रशासनिक अधिकारी रहूँगा तो वहाँ का जो भी नीति है, जो भी मतलब संवैधानिक दायित्व है उसको पूरा करूँगा, जिससे ठीक है, आप अच्छे एग्जीक्यूटर होंगे, नंबर 1। और सर उद्देश्य होगा कि जो भी मैंने बचपन से सीखा है उसको अपने जो कानूनी मतलब जो भी मतलब हमें प्रक्रिया मिल रही है उसमें सामंजस्य करके और उसको व्यवहारिक रूप से जो नहीं सीखा है वो सर सीखने का प्रयास करेंगे। सर एक प्रशासक में क्या लक्षण या गुण देखते हैं आप? व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर इन योर ओन टर्म्स? सर सत्यनिष्ठ होना चाहिए। क्या होता है सत्यनिष्ठा? सर सत्यनिष्ठा मतलब बहुत सारे गुणों के समन्वय है, जिसमें ईमानदारी, नैतिकता और सद्विचार, ये सब गुण जिसमें होते हैं। और अपने ईमानदारी मतलब सबसे अच्छी नीति है कि एकमात्र नीति है? ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? आप किस में चलना चाहते हैं? सर एकमात्र तो नहीं है सर, मतलब बहुत सारे गुणों में से एक गुण भी है सर। तो आप ये मानते हैं कि ईमानदारी मतलब सबसे अच्छी नीति नहीं होती है या एकमात्र नीति नहीं है लाइफ के लिए? एकमात्र नीति नहीं है, अच्छी नीति होती है। अच्छी नीति होती है। जी सर। ठीक बात है। चलिए, बिहार में ऐसे जगह पे आपको एसडीएम बनाया गया है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है और उनका आप पे थोड़ा ट्रस्ट नहीं है और दंगे हो जाते हैं, और बीइंग ए हिंदू ऑफिसर आप पे ये एक तरीके से क्लेम होता है कि आप कैसे मतलब आप थोड़ा भेदभाव कर रहे हैं, तो जनता का कॉन्फिडेंस कैसे जीतेंगे और दंगे पे कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? सर जहाँ तक मैं सर अगर थोड़ा सा मैं असहमत सर, जैसे एज मतलब हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन सर, वो हिंदू मेरा व्यक्तिगत है और मैं जब भी कोई इसी संवैधानिक पद पे कार्य करूंगा। असहमत आप हो सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन ऐसे आरोप लग रहे हैं बाहर से, तो आप उसको कैसे काउंटर करेंगे? तो लीगली आप कैसे बताएंगे? आरोप के पीछे कौन सा कारण है उसको भी जानना चाहूँगा सर। यही तो पॉइंट है कि आप जनता का आप ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट करेंगे? हाउ टू अटेन द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द सिटीजन? सर सबसे पहले सर उन लोगों से कम्युनिकेट करूँगा अपने को और उनसे बातचीत करूँगा, जिससे उनके कम्युनिकेट किससे करेंगे आप? मतलब धार्मिक नेताओं से बात करेंगे या सारे इंडिविजुअल से बात करेंगे? सर मैं कोशिश करूंगा धार्मिक नेताओं के साथ साथ आम लोगों से बात करें, क्योंकि हर मतलब संप्रदाय में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देश हित में या समाज हित में और मानवता हित में सोचते हैं, तो ऐसे लोगों से मैं मिलने की कोशिश करूंगा और सर व्यक्तिगत रूप से मैं उनके प्रति उनसे और दंगे नियंत्रित करने के लिए क्या करेंगे? सर उसके लिए सर जो भी कानूनी प्रावधान है
जैसे कानूनी उच्च- प्रावधान तो ठीक है, आप मैजिस्ट्रेट हैं, आप उस समय पुलिसिंग कर दे, फ्यूचर में ना हो उसके लिए क्या करेंगे? सर उसके लिए सर भविष्य में ऐसे दंगे ना भड़कें, इसके लिए आपके पास क्या योजना है? सर उसके लिए सबसे बड़ी योजना है कि दो जो समुदाय हैं उनके बीच मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिश करूंगा। साथ ही उन क्षेत्रों जो संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पे तकनीकी का प्रयोग करूंगा, क्योंकि कई बार असामाजिक जो तत्व होते हैं उनको देखा जाता है कि वो दंगे भड़का देते हैं। तो वहाँ पे अगर मेरे पास तकनीकी वजह से कैमरा हो गया या अन्य तकनीकी हो गया या पुलिस का जो भी विभाग होता है उनसे भी सहायता लूँगा, जिससे सामाजिक तत्वों को गिरफ्तारी किया जाए, बताया जाए कि उनका एक अपना हित है, जैसे जो भी उनके पीछे जो भी हित होगा उसको ओपन किया जाएगा। सर यशवंत, यस बिहार में महिलाओं की समस्याओं को आपने रीड किया है? क्या क्या समस्याएं हैं जिनसे महिलाएं जूझती हैं बुनियादी तौर पर? सर बिहार में सर कहीं ना कहीं बिहार भी एक पितृसत्ता समाज है, ठीक तो है। वहाँ पे जो भी पितृसत्ता समाज की जो समस्या वहाँ पे है, जैसे सर उनमें शिक्षा की कमी के साथ साथ स्वरोजगार का भी कमी है सर। ठीक है। दूसरा ये है कि अभी भी महिलाओं को सरकार ने बहुत प्रयास के बावजूद भी महिला को अभी अकेले कहीं बाहर एग्जाम देने के लिए नहीं जाते हैं। जैसे लड़के तो चले जाते हैं, लेकिन जब लड़कियां जाती हैं तो उनके पीछे कहीं पिता या भाई जाते हैं सर। तीसरी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी सर हम कमी देखते हैं। जब लड़कियां कहीं जाती हैं, इसके पीछे पितृसत्तात्मक समाज है या फिर उनकी सुरक्षा का ख्याल है? सर कहीं ना कहीं उनकी एक तो सर कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को आप पितृसत्ता से तो नहीं जोड़ रहे हैं? सर एक तो है लॉ ऑर्डर पर प्रॉब्लम है, लेकिन सर कहीं ना कहीं जो मतलब स्वतंत्र रूप से है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर हम बंधन मतलब करते हैं कि जब पिताजी जाएँ या भाई जाए सर, क्योंकि सर मतलब कानून व्यवस्था इतनी सक्षम है बिहार में कि महिलाओं का मतलब एक कहा जाए अपवाद ना हो तो मतलब सुरक्षा मिलती है सर। सुरक्षा मिलती है, जी सर। ठीक है। लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना के बारे में आपने सुना है? जी सर। क्या है इस योजना की खासियत? सरकार ने क्यों लॉन्च किया है इसे? सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रहा। नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना के दौरान बिहार सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए? सबसे पहले सर तो बिहार सरकार जो भी बाहर मतलब बिहार से बाहर जो लोग थे उनको एक भत्ता दिया था और उनके मतलब खाते में 1,000 रुपया दिया था। दूसरा ये है कि सर उनको लाने के लिए विशेष ट्रेन की प्रबंधन की गई थी। तीसरा है कि जी इसके लिए हर राज्यों के लिए एक विशेष सचिव की नियुक्ति की गई थी जो वहाँ के लोगों से बातचीत करें और उनकी समस्याओं को सॉल्व करें। कुछ योजनाओं के बारे में बताइए, कुछ पोर्टल्स के बारे में बताइए, कुछ तकनीकी तौर पर आप जैसा बोल रहे हैं कि बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं तो सरकार ने लिए हैं इस बार, तो उन सब के बारे में जानकारी हो तो बताइए। सर तकनीकी रूप से नाम नहीं याद है सर। नाम नहीं याद कर पा रहे हैं? नहीं सर। ठीक है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला जा रहा है? पटना में खोला जा रहा पटना में जी। और भागलपुर में डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं? भागलपुर सर, क्यों वहाँ- प्रसिद्ध है? सर वहाँ पे एक अभ्यारण्य है कौन सा? सर, डॉल्फिन अभ्यारण्य है सर, नाम एग्जैक्ट नहीं पता है। नाम नहीं पता है। विक्रमशिला। थैंक यू सर। ये बताइए कि हम बार बार सुनते हैं कहीं नेशनल पार्क का जिक्र आता है, कहीं वो सेंचुरी का जिक्र आता है, जी सर। ठीक है, कहीं बायोस्फीयर रिजर्व का जिक्र आता है, इन सब में क्या अंतर है? सर नेशनल पार्क होता है जहाँ पे किसी मतलब किसी विशेष सर वहाँ पे स्वदेशी प्रजाति के साथ साथ और सर तकनीकी रूप से सर मैं अंतर नहीं कर पा रहा हूँ। जू कितने हैं बिहार में? सर शायद 2 है सर। शायद। जी सर। कहाँ कहाँ है? एक सर पटना में, कोसी सुपौल या सर एग्जैक्ट नहीं पता। नहीं पता है। जू में जब हम जानवरों को रखते हैं, ठीक है, और नेशनल पार्क में कंजर्वेशन करते हैं उनका, तो हम कहते हैं कि इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन का एक मेथड है। इन सीटू और एक्स सीटू में कैसे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? सर जब हम नेशनल पार्क में रखते हैं तो उनका जो प्राकृतिक वातावरण होता है उसके अनुसार वो अपना रहन सहन करते हैं, और जब हम जू में रखते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक कृत्रिमता देने की कोशिश करते हैं। इन सीटू मेथड और एक्स सीटू मेथड में क्या अंतर है? सर इन सीटू मेथड होता है कि सर शैक्षिक रूप से उनको प्रजनन या रहन सहन के लिए छोड़ना। एक्स सीटू मेथड उनके लिए तकनीकी का प्रयोग कर उनके रहन सहन। श्योर हैं आप या अंदाज़ा लगा रहे हैं? सर अंदाज़ा लगा रहे हैं सर। अंदाज़ा लगा रहे हैं, ठीक है सर। यशवंत सर जू को हिंदी में क्या कहते हैं? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर क्यों कहते हैं? क्या उसमें सिर्फ चिड़िया रहती है?
सर उसमें बहुत सारे जानवर भी रहते हैं? जी सर। तो हिंदी वाले लोग सिर्फ उसको चिड़ियाघर क्यों कहते हैं? एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है, हो सकता है सर अनुवाद हो गया हो या एक प्रचलन हो जाती है भाषा की। अच्छा, किस परिस्थिति में हम कहेंगे कि यह देश चिड़ियाघर बनता जा रहा है? सॉरी सर मुझे नहीं पता। अराजकता क्या होती है? सर अराजकता एक विचारधारा है सर। अगर गांधी जी के रूप में लिया जाता है, एक सकारात्मक विचारधारा जहाँ पे व्यक्ति अपने स्वतंत्र जीता है, उस पर कोई सत्ता बाध्य नहीं करती कि आप एक। तो अगर आपको चुनकर एक पुलिस अधिकारी बना दिया जाए और किसी अनुमंडल में नियुक्ति की जाए और वहाँ अराजकता बढ़ रही हो तो आप क्या करेंगे? उसको बढ़ाएंगे कि उसको रोकेंगे? सर अगर अराजकता अगर कानून व्यवस्था को समस्या उत्पन्न करती है, जैसे अराजकता सर अगर तकनीकी रूप में लिया जाए तो एक विचारधारा है, लेकिन सर अगर व्यवहारिक रूप में उसका दंगे या गलत कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है सर। अच्छा, तो गांधी जी की अराजकता क्या थी? सर उनका था कि जे राजविहीन सत्ता की बात की है, कोई एक सत्ता ना हो, एक कानून ना हो जिसमें सभी लोगों को रहने के लिए बात किया जाए। तो एक प्रशासक के रूप में आप गांधी जी के इस आदर्श को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे? सर ये एक आदर्श विचारधारा है और ये समाज की जहाँ पे सभी लोग बौद्धिक हो जाते हैं और स्वहित से अपने जीवन का संचालित करते हैं, उस रूप में तो अगर ऐसा है समाज तो समाज क्या इस आदर्श का कोई व्यवहारिक महत्व है? सर अभी तो सर मुझे जहाँ तक पता है कि नहीं दिखता है, लेकिन हो सकता है भविष्य में हो जाए ऐसा। अच्छा, ठीक है। बिहार में अवैध प्रवासी की समस्या कितनी बड़ी है और किस इलाकों में, किन जिलों में है? किशनगंज जिलों में ज़्यादा देखी जाती है सर। अच्छा, और क्या करना चाहिए? अवैध प्रवासियों के प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए? सर हमारा जो भी कानून व्यवस्था है उसके अंतर्गत उन्हें चिन्हित करना चाहिए और सर जो अभी हाल में सर NRC जो लाया गया है उसके तहत अगर दूसरे देश से अवैध प्रवासी है तो उस देश से बातचीत करके और सहायतापूर्ण अगर वो चाहते हैं कि जी वहाँ पे, और देश अगर वो वापस लेने से मना कर दे तो सर तो जैसे मान लीजिए आपको पता लगता है कि रोहिंग्या प्रवासी आके रह रहे हैं और म्यांमार की सरकार उनको लेने से मना कर दे रही है, तो उनका क्या करेंगे आप? सर उनके लिए सरकार ने एक विशेष प्रावधान किया है। क्या प्रावधान है? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता है सर, लेकिन उनको एक निश्चित क्षेत्र दिया जाता है जहाँ पे रहने की व्यवस्था की जाती है। अच्छा, आजकल जनसंख्या नियंत्रण का विषय फिर से ज्वलंत होता जा रहा है। बिहार में भी जनसंख्या वृद्धि की समस्या है जी सर। क्या करना चाहिए? बिहार को भी एक कठोर जनसंख्या नीति बनानी चाहिए? सर बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र है, लेकिन सर मेरा मानना है कि कानून से ज़्यादा है कि जो वहाँ पे महिलाओं को शिक्षित किया जाए और समाज को जागरूक किया जाए, क्योंकि देखा गया है बिहार में पिछले 5 साल में 4% शिक्षा में वृद्धि देखी गई है, जिसके कारण जनसंख्या में भी 0.4% की कमी देखी गई है। क्या आपको लगता है कि जो शिक्षित कपल हैं, जो शिक्षित परिवार हैं, वहाँ उच्च जनसंख्या की समस्या नहीं है? क्या बड़ी जनसंख्या की समस्या सिर्फ निरक्षर परिवारों में है? सर ऐसा तो एग्जैक्ट कोई नहीं, कोई अध्ययन नहीं है। तो जब तक कोई अध्ययन नहीं है तब तक आप कैसे ये धारणा बना सकते हैं कि जागरूकता का स्तर बढ़ा देने से जनसंख्या कम हो जाएगी? सर जैसे जो भी शिक्षित राज्य जैसे केरल है, गोवा है, वहाँ पे सर जनसंख्या की वृद्धि दर निम्न देखी जाती है, तो उसके पीछे एक कारण शिक्षा और जागरूकता माना जाता है सर। और जो भी शिक्षा में कमजोर राज्य है जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो वहाँ पे वृद्धि दर तीव्र देखी जाती है, तो एक आधार के रूप में इसको लिया जाता है सर। केरल के समाज में लड़कियों की इज्जत अच्छी है, लड़कियों को लोग इज्जत से पढ़ाते लिखाते हैं। बेटों की चाहत उतनी तगड़ी नहीं है जितना कि उत्तर भारत के प्रांतों में है। ये बेटों के पक्ष में जो आग्रह है, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था की वजह से है। केरल का समाज मातृसत्तात्मक समाज रहा है, तो वहाँ महिलाओं के प्रति दुराग्रह नहीं है, जबकि उत्तर भारतीय राज्यों में महिलाओं के प्रति दुराग्रह है। क्या इसी बेटे की कामना के चलते जनसंख्या दर ऊंची हो जाती है? सर एक कारण ये भी है सर, और दूसरा कारण ये है कि सर जैसे समाज में बहुत सारी धारणाएं प्रचलित हैं, जैसे पिता की श्राद्ध बेटी नहीं कर सकती है तो लोग चाहते हैं कि बेटा हो, उसके इंतज़ार में। दूसरा ये है कि सर जो बाल मृत्यु दर है तो ये भी एक समस्या मानी जाती है कि बेटा हो गया, कहीं कुछ हो गया तो दूसरा ही चाहिए, तो लोग एक धारणा बना के कम से कम 2 हो, तो इस रूप में भी इसको देखा जाता है सर।
तो आपको लगता है कि कठोर नीति का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है या फायदेमंद नहीं है? तो मेरा मानना है कि सर शिक्षा जागरूकता को ही बढ़ावा देके इससे रोका ठीक है यशवंत, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू हो गया, आप थैंक जा यू सकते सर। हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। अच्छा, आइए यशवंत, बैठिए। थैंक यू सर। मास्क हटा लीजिए। थैंक यू सर। आपने पहले भी इंटरव्यू दिया है ना? जी सर। पीपीएससी का कि और किसी एग्जाम? सर यूपी भी दिया हूँ मैंने। यूपी भी दिए हैं? जी सर। तो यूपी के रिजल्ट तो आ गया? नहीं आया अभी? सर आ गया था, नहीं हुआ था सर। अंक मिले हैं? सर यूपी में कम मिला था, बिहार में इस बार 80 नंबर मिला था सर। बिहार में 80 मिला है। जी सर। यूपी में कितना मिला? सर 55 नंबर ही था सर। क्या गड़बड़ हो गया था? सर बिहार के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ दिए थे वो लोग। यूपी में बिहार के बारे में पूछ दिया था? जी सर। और जी सर, उस पर सर मैं नर्वस हो गया था सर। अच्छा, कड़े अंदाज में पूछ लिया था जी लोगों सर। ने? जी सर। ठीक है। तो आप इंटरव्यू इतना दे चुके हैं तो आपको तजुर्बा तो है ही, जी सर। ठीक है। आज का परफॉर्मेंस आपको कैसा लग रहा है? जो परफेक्ट। 80 नंबर पाए थे उसके समतुल्य है या जो 55 नंबर पाए थे उसके समतुल्य है? सर 80 नंबर में भी सर मैंने बहुत सारे फैक्ट नहीं जानते, क्योंकि सर इतिहास में मतलब सर एक थे लिख के लाए थे, बहुत ज़्यादा इतिहास पूछे थे। मैंने 7 या 8 क्वेश्चन में लगातार सॉरी बोला। अच्छा। हाँ, उसके बावजूद सर दीप्ति मैम का बोर्ड था, तो मुझे लगा कि नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन नंबर उन्होंने 80 नंबर दी थी। अच्छा, अनुमान से ज़्यादा आ गया आपको? जी सर। ठीक है। आज कैसा लग रहा है? थोड़ा सा फैक्ट्स का कमी है सर, थोड़ा सा फैक्ट पढ़ना पड़ेगा सर। तो आपका इंटरव्यू तो सर कब है? 12 तारीख को है सर। 12 अगस्त को है? जी सर। ठीक है। तो वक्त तो है, लगभग 1 महीना है आपके पास। देखिए यशवंत, शुरुआत से आपको बताता हूँ। उम्र हालांकि आपकी अब 30, 32, 33 साल हो गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई बुढ़े हो गए हैं। तो वो युवा अवस्था वाली ऊर्जा जी सर। नहीं दिख रही है, तो थोड़ा सा स्फूर्ति लाना है पूरे व्यक्तित्व में। जी सर। प्रवेश में चुस्ती और स्फूर्ति होनी चाहिए। जी। एंट्री थोड़ा और स्मार्ट होना चाहिए, चुस्ती के साथ प्रवेश करें, बहुत हड़बड़ा के नहीं, लेकिन चुस्त होना चाहिए। और अभिवादन जो आपने किया, तो अभिवादन भी बहुत सुस्त जबान में किया, तो एकदम चटक जबान में चुस्ती के साथ अभिवादन आपको पता ही है, इंटरव्यू आप 2 बार दे चुके हैं, तो सब, लेकिन उसमें और थोड़ा सा असर पैदा करिए। महिला सदस्य को पहले अभिवादन करिए, फिर जो चेयर बैठे हैं उनको करिए, व्यक्तिगत रूप से सबको देखते हुए, पूरे विश्वास के साथ, नज़र में नज़र मिला के। नज़र में नज़र मिलाना अपने आत्मविश्वास का भी परिचय होता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिए। बैठते समय कोट के दोनों बटन आपके बंद हैं, ऐसे ठीक नहीं लगता है। तो एक ध्यान रखना है कि प्रवेश करते समय अगर आप इसी तरह का लिबास पहन के जा रहे हैं, वैसे गर्मी का दिन है, आप चाहें तो आप ब्लेजर अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहन के जा रहे हैं तो ऊपर वाला बटन बंद रखिएगा जब प्रवेश करिएगा तो, और बैठते समय और नीचे वाला बटन खुला रखिएगा, एक ही बटन बंद रखिएगा। और बैठते समय ऐसे अपने बिना देखे उधर बटन खोलने का प्रैक्टिस कर लीजिए कि बैठते बैठते उसको खोल लेना है, ठीक है। शर्ट का कॉलर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, तो उस वक्त वहाँ अपना ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। शरीर को थोड़ा और सीधा रखिए, तो थोड़ा सा पीछे सरक के बैठिए। और पैर को जो ऐसे आपने एकदम से सटा दिया है, तो थोड़ा सा खोलिए। हाँ, ठीक है। थोड़ा सा पीछे सहज होके बैठिए, थोड़ा सा ऐसे शरीर को पीछे ले जाइए। बहुत एकदम कड़ा नहीं होना चाहिए। हैंड प्लेसमेंट आपका ठीक है। एनर्जी लेवल आपको बता दिया, थोड़ा सा एनर्जी लेवल ऊपर उठाना पड़ेगा। आवाज़ का स्तर भी 5-10% थोड़ा ऊंचा हो, हालांकि ठीक है, सुन पा रहे थे हम लोग आपको, लेकिन कभी कभी जोर देना पड़ रहा था, तो वॉइस लेवल थोड़ा सा बेहतर करिए। उससे ये फील आएगा कि आपके अंदर आत्मविश्वास भी है और आपके अंदर एनर्जी लेवल भी अच्छा है, ठीक है। तो उससे आपकी जो उपस्थिति है वो ज़्यादा असरदार दिखेगी। चेहरा ठीक है, भाव, आपके चेहरे का जो भाव है वो खुशनुमा है, कभी कभी आप मुस्कुराते भी हैं, तो वो सब ठीक है। कंटेंट के लेवल पर 1 महीने के वक्त में इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी सर। हिस्ट्री तो हम लोगों ने ज़्यादा आपसे पूछा नहीं, एमए आपका हिस्ट्री से है, तो वो आप तैयार करिएगा, हमें नहीं पता।
हम लोगों ने ज़्यादातर आपसे पूछा हिस्ट्री के अतिरिक्त जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी में आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए, तो कुछ मॉडल क्वेश्चन बना लीजिए। आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी दार्शनिकों में कौन अच्छे लगते हैं, एक दो जिसका भी नाम आप याद करिए बोलने लायक, उसको ठीक से पढ़ लीजिए। थैंक यू। या इंडियन फिलॉसफी में कौन अच्छा लगता है, तो जिसको भी आप बोलने जा रहे हैं उसकी अच्छी तैयारी, एकदम सटीक टू द पॉइंट बोलने लायक तैयार करके जाइए। थैंक यू सर। समसामयिक जो बिहार के विषय हैं, चाहे वो जेंडर इशू हो, बच्चों की समस्या हो, नशाबंदी हो, बाढ़, आजकल बारिश का मौसम है, बाढ़ पे सवाल आ सकता है, ये सब थोड़ा सा तैयार कर लीजिए और एकदम एनर्जी के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ बात करिए। जी सर। तो उससे अच्छा असर पड़ेगा। थैंक यू सर। ठीक है। और इंटरव्यू में आपने अच्छे अंक अर्जित किए हैं तो कॉन्फिडेंस तो आपको होना ही चाहिए भाई। 80 नंबर अर्जित करना सबके बस की बात थोड़ी है। जो भी कारण देखा गया हो, बोर्ड ने जो भी देखा हो, कुछ तो आपके व्यक्तित्व में गुणों देखा होगा, तभी तो 80 नंबर दिया। तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखिए। कॉन्फिडेंस अच्छा रखिएगा तो एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा और थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी उत्तर में, टू द पॉइंट। थोड़ा सा इनफॉर्मल कहीं कहीं लग रहा था, जो बातचीत की जो शैली है वो अनौपचारिक कहीं कहीं हो जा रही थी, तो वो नहीं रखिए, औपचारिक रूप से बात करिए। थैंक यू सर। ठीक है। लेकिन ज़्यादा उसको कृत्रिम नहीं बनाना है, बहुत मैकेनिकल नहीं बनाना है, सहज रखता है। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।